हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का एक बहुत अच्छा सा टॉपिक। पिछली क्लास में हम लोगों ने लाइट रिएक्शन पढ़ चुकी थी। लाइट रिएक्शन में हम लोग चक्री और अचक्री फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों चीज़ें देख चुके थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो लाइट रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी तो उसके दौरान कुछ प्रोडक्ट बने थे और वो प्रोडक्ट जो है डार्क रिएक्शन में कैसे यूज़ होते हैं तो वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग पेन कापी ले लीजिए अपने अपने, और अगर बेड पे आप लेटे हुए हो तो आराम से बैठ जाइए ताकि आपको लेक्चर का मजा आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं कि हम लोगों ने देखा था कि एटीपी तथा NADPH लाइट रिएक्शन के दौरान बने थे। तो हम इसको देखते हैं कि कहाँ इसका उपयोग होता है, कहाँ इसका उपयोग होते हैं। तो ये क्वेश्चन है जो हम लोगों को एनसीईआरटी ने दिया है, तो ये भी हमको मालूम रहना चाहिए। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो एटीपी और NADPH है ये कहाँ बने थे, ये लाइट रिएक्शन के दौरान बने थे। तो चलो देखते हैं इसे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। पहले हम लोगों ने देखा था कि ये सारी चीज़ें कहाँ से बनती है। ये हमारे सूरज मामा है प्यारे से। हम लोगों ने बोला यहाँ पे हमारे पास में जो है क्या है, यहाँ पे लाइट रिएक्शन देखी थी अपन ने। पहले पढ़ चुके थे कि प्रकाश की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है उसे अपन क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन। अब एक बात ये भी थी कि लाइट रिएक्शन सिर्फ जो है लाइट की वजह से नहीं होती है, और क्या चाहिए इसको चाहिए वाटर। तो ये H2O भी आ गया इसके पास में। तो अगर H2O आ गया तो अब क्या, इसके बाद इसमें क्या बनती है, CO2। ये बात क्लियर है। लेकिन इसके अलावा भी इसमें दो चीज और बनती है। क्या बनती है, जो हम लोग ऊपर लिख चुके हैं, ATP, और इसमें बनता है NADPH। ठीक है, तो ये दो चीज भी बनती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, ये जो दोनों चीजें हैं ये कहां जाती है, पहले भी पढ़ चुके हम लोग, ये जाती है डार्क रिएक्शन में। ठीक है, ये कहां जाएंगी, डार्क रिएक्शन में। तो अब हम लोग यहां पे बात करें कि डार्क रिएक्शन में आपको मालूम है कि किसकी रिक्वायरमेंट होती है हम लोगों को, CO2 की। कि अगर CO2 आ गया तो यहाँ पे डार्क रिएक्शन में एक प्रोसेस होती है जिसको C3 या इसको अपन कहते हैं केल्विन साइकिल। ठीक है, केल्विन साइकिल के दौरान क्या होता है, जैसे ही CO2 इसमें एंटर करेंगी और ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जो हम लोग बनाना चाह रहे थे। क्या बनाना चाह रहे थे हम लोग बनाना चाह रहे थे ग्लूकोज, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसको और कुछ भी कह सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसी को हम लोग कहते हैं बायो सिंथेसिस पाथवे, भी इसको कहते हैं हम लोग। यानी कि इसी को हम लोग कह देंगे जैव संश्लेषण चरण। तो ये बातें हम लोगों को क्लियर हो गई। पहले भी क्लियर कर चुके थे हम लोग कि इस रिएक्शन को किसकी रिक्वायरमेंट है, लाइट की। लेकिन इसकी बात करें तो आपको ये याद रखना है कि ये जो प्रोसेस है, अगर इसको प्रकाश उपलब्ध ना हो तो क्या होगा, ये कुछ समय बाद बंद हो जाएंगी। क्लियर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो बायोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है या जो डार्क रिएक्शन है, ये डायरेक्ट प्रकाश पर निर्भर नहीं होती है। ठीक है, तो ये याद रख लें, ये प्रकाश पर निर्भर होती है और ये प्रकाश पर निर्भर नहीं होती है। चलो, और किस चीज पे निर्भर होती है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये निर्भर होती है ATP पे एंड NADPH पे।
देख चुके अपन। और क्या चाहिए इसको चाहिए CO2 प्लस H2O भी चाहिए। ठीक है, अपन ने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आगे हम लोग पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं, आगे भी देखेंगे कि H2O की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि अगर डार्क रिएक्शन करवानी है, ग्लूकोज बनाना है, तो ATP चाहिए हमें, NADPH चाहिए, CO2 चाहिए और H2O चाहिए। CO2 और H2O कहाँ से मिलेंगे आपको मालूम है? पेड़ की जो रूट होती है, जड़ होती है, वहां से हमको क्या मिल जाता है? H2O। पेड़ को वातावरण से मिल जाता है CO2। ATP और NADPH कहाँ से मिला इसको? लाइट रिएक्शन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक के? तो ये तो अपन समझ चुके कि कहाँ से मिलता है और कैसे मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो अब क्या हुआ, एक वैज्ञानिक आए, यहां से क्वेश्चन आता है तो याद रखना, इसको अपन कहते हैं मेल्विन कैल्विन। ठीक है, ये वैज्ञानिक आए तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने स्टडी की, कब स्टडी की इन्होंने? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इनको पता चला, मतलब पता चला मीन्स इन्होंने अध्ययन किया तो अध्ययन करने पे इनको क्या पता चला, किस पे अध्ययन किया इन्होंने? तो इन्होंने जो है यूज किया यूजिंग रेडियो एक्टिव कार्बन 14 इन एल्गल फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इन्होंने एल्गल का मतलब क्या होता है? एल्गी का मतलब आपको मालूम होगा क्या कहते हैं इसको अपन कहते हैं शैवाल। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया कि मेल्विन कैल्विन थे, कब इन्होंने स्टडी की? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो इनको क्या पता चला अध्ययन में? पता क्या चला वो अभी देखेंगे। क्या यूज किया? क्वेश्चन आता है, इन्होंने यूज किया रेडियो एक्टिव कार्बन, कौन सा वाला? 14 वाला। और किसके साथ स्टडी की? एल्गी यानी शैवाल के साथ क्या कराया? फोटोसिंथेसिस कराई। तो फोटोसिंथेसिस जैसे ही कराई तो इनको क्या पता चला? इनको ये पता चला कि यहाँ पे जो CO2 का यौगीकरण होता है यानी फिक्सेशन होता है, अगर इसका यौगीकरण का हम लोग करेंगे जिसे अपन फिक्सेशन कहते हैं, तो इनको पता चला कि जो पहला उत्पाद वो क्या है? 3 कार्बन वाला है। 3 कार्बन वाला कार्बनिक अम्ल है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता रहना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे जब मेल्विन कैल्विन ने स्टडी की तो उन्हें क्या पता चला, किस पे स्टडी की, क्या रिजल्ट निकला? तो रिजल्ट ये निकला कि CO2 का फिक्सेशन होगा तो जो कार्बन वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कितने कार्बन वाला होगा? 3 कार्बन वाला। नाम क्या है? कार्बनिक अम्ल। क्लियर है यहाँ तक के? चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो शैवाल है, ये आपको याद रखना है कि शैवाल कौन सा लिया था इन्होंने? तो इन्होंने लिया था क्लोरेला। ये आपको याद रखना है। शैवाल कौन सा यूज किया इन्होंने? क्लोरेला। और कौन सी तकनीक का उपयोग किया इस पे? तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। इस पे उन्होंने यूज की ट्रेसर तकनीक का उस पे क्या किया? प्रयोग किया। क्लियर है यहां तक के? चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो अब आगे हम लोग देखें, तो चलो जगह तो लगभग भर चुकी है, तो आगे हम लोग देखेंगे। इतनी चीजें आपको समझ में आई क्या? देखो फटाफट क्या क्या देखा हम लोगों ने। तो कॉन्सेंट्रेट होके बोर्ड की तरफ देखो, या ये ऑनलाइन क्लास है तो मेरे फेस पे भी देख सकते हो क्या क्या किया अपन ने। चलो, तो हम लोगों ने बात की ATP तथा NADPH कहाँ प्रयोग होते हैं। तो फटाफट देखना, हम लोगों ने बात की सूरज मामा से जो है एनर्जी आती है, आपको मालूम है कौन सी आती है? सोलर एनर्जी आती है। लाइट रिएक्शन में यूज हुई, H2O मिल गया इसे पेड़ को, क्या बना? CO2 बाहर निकला। प्रोडक्ट में क्या बना? ATP और NADPH। अब ये कहाँ यूज हुए? डार्क रिएक्शन में। ठीक है, डार्क रिएक्शन में और किसकी रिक्वायरमेंट है? CO2 की। जैसे ही आएगा क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। इसको और क्या कह सकते हैं अपन? बायोसिंथेसिस
पाथवे कह सकते हैं। हम लोगों ने बोला अगर इसको प्रकाश उपलब्ध ना हो तो कुछ समय बाद क्या हो जाएंगी, ये बंद हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि ये डायरेक्ट प्रकाश पे जो है निर्भर नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे और किस पे निर्भर है ये, तो ATP तथा NADPH की रिक्वायरमेंट है इसको, और CO2 और H2O की। इसके बाद अपन ने क्या देखा, अपन ने बात की मेल्विन केल्विन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है C3 साइकिल दिया। आगे हम लोग देखेंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन्होंने अध्ययन किया, किस पे अध्ययन किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट या आपको याद रखना है, रेडियो एक्टिव कार्बन लिया था। कौन सा लिया था, 14 लिया था। और क्या लिया था, एल्गल पे क्या की, फोटोसिंथेसिस। क्या पता चला कि CO2 का फिक्सेशन होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है क्या, कि पहला उत्पाद कौन सा है, 3 कार्बन वाला, नाम क्या है, कार्बनिक अम्ल। अब क्या देखा अपन ने कि जो एल्गी लिया था क्या नाम था, क्लोरेला था। कौन सी तकनीक उपयोग की, ट्रेसर तकनीक। क्लियर है क्या यहाँ तक के इतना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो हम लोग जो है बोर्ड मिटा लेते हैं जब तक कि आप क्या करोगे, गाना गा सकते हो, ऑनलाइन क्लास है, डांस भी कर सकते हो। बस ये है कि नींद मत लेना एक, वरना सोचो कि एक शॉर्ट नींद ले लें हम, और आपको मालूम है शॉर्ट नींद होती नहीं है, वो बहुत लॉन्ग हो जाती है, और फिर हम बोलते हैं कि क्लास इतने जल्दी कैसे ख़त्म हो गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो हो गया रिलैक्स हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो वैज्ञानिक थे, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने अन्य पौधों पे जो है शोध किया। शोध का मतलब मालूम है आपको क्या होता है, स्टडी, रिसर्च। तो क्या देखा इन्होंने ये देखा कि यहाँ पे पहला स्थायी जो उत्पाद है वो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जिसको अपन कहते हैं OA। अब याद रखना, यहाँ किसी क्लास में या घर पे मत बोल देना OA वरना कोई मार देगा। ये OA का मतलब क्या होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कहाँ होता है, ये होता है C4 पथ में, यानी कि C4 वाले पौधों में, या C4 जो पाथवे उसमें होता है। अब अपन इसकी बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो एक इनको क्या पता चला कि इनको पता चला कि फॉस्फोग्लाइसरेट के इन्होंने बोला कि यहाँ पे 3 कार्बन वाला भी प्रोडक्ट होता है। यानी जो पहला स्थायी उत्पाद जो है, एक तो ये मिला, दूसरा क्या मिला, फॉस्फोग्लिसरेट, जो कैसा था, 3 कार्बन वाला था। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं 3PGA, या पागल भी कह सकते हैं उसको आप। ठीक है, तो ये पागल की बात करें तो ये पागल कहाँ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है C3 पथ में या पाथवे में। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे हम लोगों को C3 की बात करें तो अब हम लोग कंटिन्यू क्या करने वाले हैं, C3 पाथवे, और C4 जो है उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग C3 साइकिल। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले एक प्रोडक्ट है जिसको अपन कहते हैं राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। वैसे बाई फॉस्फेट इसे कहते हैं अपन, पर हिंदी में बिस फॉस्फेट लिखते हैं, या इसी को अपन कह देते हैं डाई फॉस्फेट। ठीक है, तो ये क्या है इसको अपन देख लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन होता है, तो ये आपको बताना है। CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन है, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, या इसी को अपन क्या कह देते हैं, डाइफॉस्फेट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब ये पता चला प्राथमिक ग्राही के बारे में,
तो क्या पता चला, ये पता चला कि ये 5 कार्बन वाला होता है। 5 कार्बन वाला जो है RUDP, या इसको अपन कहेंगे RUBP, कि ये जो RUBP है ये कितने कार्बन वाला है, 5। लेकिन वैज्ञानिकों को क्या लग रहा था इससे पहले वैज्ञानिक सोच रहे थे कि सस्ता सुंदर सा होगा 2 कार्बन वाला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या पता चला उन्हें कि ये कितने कार्बन वाला है, 5 कार्बन वाला। 5 कार्बन वाला क्या है ये, तो 5 कार्बन वाला उन्हें पता चला कि ये क्या है, एक प्रकार की कीटोस शुगर है, कीटोस शुगर। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं कि प्राथमिक ग्राही कौन है, तो ये नाम ना दे के आपको कीटोस शुगर दे दे, तो आपको ये याद रखना है। तो ये कहानी थी अभी तक के। फिर अब क्या हुआ भाई, वातावरण से CO2 आई, ग्राही था प्राथमिक ग्राही जिसने इसको ले लिया CO2। तो अब क्या हुआ, तो CO2 को लेने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक एंजाइम था जिसको अपन यहाँ पे कहते हैं RUBP कार्बोक्सिलेज। देखो आप लोग तो क्या है, कॉपी किताब घुमा लेते हो, पर मैं बोर्ड घुमा नहीं सकता हूँ, इसलिए थोड़ा टेढ़ा लिख दिया है। हाँ, आप मुंडी घुमा सकते हो ऐसे। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या हुआ। तो पहली प्रोसेस जो होती है यहाँ पे, पहली बात तो क्या पढ़ रहे हैं अपन, ये पढ़ रहे अपन C3 पाथवे जो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, C3 पथ जिसे अपन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये एक एंजाइम है। ये एंजाइम की बात करें तो ये क्या करता है, यहाँ से CO2 को प्लस H2O को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, इसके साथ मिल जाते हैं ये। यानी मैं यहाँ पे लिख दूँ इस टाइप से RUBP प्लस CO2, क्योंकि H2O तो आपको मालूम है कहाँ से आती है, जड़ से आती है। तो जैसे ही वातावरण से आई तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो इसके पहले अपन इसको कंटिन्यू करें, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना जरूरी है, RUBP के बारे में, कि ये RUBP की बात करें तो इसके पास जो है ऑक्सीजनेशन क्षमता सुन के गाना गाने मत लगाना, छम ऑक्सीजनेशन क्षमता, यानी कि ऑक्सीकरण की क्षमता इसमें होती है। तो इसीलिए अपन इसको एक सुंदर सा नाम दे देते हैं। क्या नाम देंगे इसको, अपन कहेंगे RUBP कार्बोक्सिलेज, या इसको अपन कह देते हैं ऑक्सीजिनेज, ठीक है। या इसको अपन एक और नाम दे सकते हैं, इसको अपन कह सकते हैं रुबिस्को, ठीक है। तो ये अपन ने ये सबसे इंपॉर्टेंट ये रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, आपको पूछा जाएगा कि रुबिस्को का और क्या नाम है। तो याद रखना रुबिस्को का और नाम क्या है, इसके पास क्या है। पहले बात तो ये देखो क्या है, कार्बोक्सिलेशन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने की क्षमता, यानी उससे जो है बंधित होने की क्षमता है इसके पास। लेकिन अपन ने और क्या लिखा कि इसके पास ऑक्सीजनेशन की भी क्षमता होती है, कि ऑक्सीजन को भी अपने के साथ जो है बांध सकता है। तो अपन ने नाम क्या दे दिया, RUBP कार्बोक्सिलेज, या फिर ऑक्सीजनेज, या इसी को अपन क्या कहते हैं, अपन रुबिस्को कहते हैं। तो आगे अपन कंटिन्यू करते हैं कि ये रुबिस्को के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, कि ये जो रुबिस्को की बात करें तो ये पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मिलने वाला एंजाइम है, ठीक है। तो ये याद रखना, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मिलने वाला एंजाइम है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक के हमको क्यों नहीं मिला, तो ये कोई अचार मुरब्बा तो है नहीं कि हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, अब जानते हो एंजाइम का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है, और प्रोटीन हमको दिखता है क्या, नहीं दिखता है। तो चलो आगे हम लोग देखते हैं। तो पहली प्रोसेस यहाँ पे जो है इसको अपन कहते हैं कार्बोक्सिलेशन,
ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो मेल्विन केल्विन चक्र है, या मैं C3 पाथवे की बात करूँ, पहली प्रोसेस क्या होती है, कार्बोक्सिलेशन। किसके साथ हुआ कार्बोक्सिलेशन, CO2 और RuBP का कार्बोक्सिलेशन हुआ। देखते हैं क्या बना। तो होता क्या है यहाँ पे, 6 कार्बन का एक अस्थाई, अस्थाई का मतलब कि कुछ देर बाद ये टूट जाएगा, अस्थाई यौगिक बना। ठीक है, अब ये यौगिक बना तो इसका क्या होगा, इसका यहाँ पे H2O के साथ अपघटन हो जाएगा, यानी कि ये टूट जाएगा। अब ये टूट जाएगा तो क्या बनेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पे 3 पागल लोग बनेंगे जिसको अपन कहेंगे 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड मीन्स PGA, यानी पागल हम लोग इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे पागल के कितने अणु बनेंगे, 2 अणु, यानी 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाएंगे। क्वेश्चन आता है कितने कार्बन वाला था, तो 3। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि ये जो है प्रथम स्थायी यौगिक होता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि जो पागल है PGA वो क्या है, प्रथम स्थायी यौगिक। आपको मालूम है ना, पागल लोग वैसे भी पागल ही होते हैं। क्या आप उनको कितना ही डांट दो कि यहाँ से निकल जा, भाग जा, वो नहीं निकलेंगे, वो वहीं पे रहेंगे, कितना भी उन्हें डांट दो। तो पागल लोग ऐसे ही होते हैं। तो पागल का मीनिंग क्या है, यहाँ पे भी याद रखना कि पागल क्या है, प्रथम स्थायी यौगिक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। अब क्या होगा, तो दूसरी प्रोसेस होंगी यहाँ पे रिडक्शन। रिडक्शन का मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है अपचयन। ठीक है, अब अपचयन कैसे हुआ तो अपन वो देखते हैं। यहां पे क्या हुआ, तो यहां पे देखो अपचयन का मतलब होता है टूटना। अगर मैं बात करूं, आपका किसी से झगड़ा हो जाए और किसी को तोड़ने का मन कर रहा हूं, मुंह तोड़ने का मन कर रहा हूं, तो आपको मुक्का मारना पड़ेगा, नहीं मारना पड़ेगा, मुक्के मारने में एनर्जी लगेगी। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हम लोगों को जो है किसी भी चीज़ को तोड़ना है तो क्या लगेंगे, हम लोगों को एनर्जी लगेंगी। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, हम लोगों को 2 ATP लग जाएंगे प्लस 2 NADPH लगेंगे। ठीक है, ये NADPH क्या है, ये भी एनर्जी के सोर्स से है हमारे लिए, NADPH। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो ATP है इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो इसको उपयोग हम लोग कर रहे हैं, हम लोग फास्फोरिलेशन के लिए। फास्फोरिलेशन, यहाँ पर रिलेशन का मतलब वो मत समझना बाबू सोना वाला। रिलेशन का मतलब ये है कि आगे समझ जाओ रिलेशन का मतलब क्या है। रिलेशन का मतलब यह है कि फास्फोरस के साथ क्या रिलेशन है इसका, उसको तोड़ने में क्या मदद करेगा। ठीक है, हम लोगों की नज़र वहीं जाती है बाबू सोना पे। अब NADPH की बात करें तो इसका उपयोग कहाँ होगा, तो ये देख लेते, इसका उपयोग होगा अपचयन के लिए। अपचयन का मतलब क्या होता है, फिर वही मुक्का मारो किसी को और तोड़ दो तो समझ में आएगा। चलो, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं टूटने पे क्या होता है। टूटने पे दर्द होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ ATP से ADP प्लस IP बनता है, प्लस यहाँ पे NADP प्लस बचता है। यहाँ पे H क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो चले आगे हम लोग देखें। अब क्या हो गया, रिडक्शन हुआ। तो अब क्या हुआ, रिडक्शन के दौरान क्या होता है, अगर आप किसी का मुंह तोड़ दो तो उसके दांत आपके हाथ में आएंगे, नहीं आएंगे, आएंगे। तो यहाँ पे भी कोई प्रोडक्ट जो है हमारे हाथ में आएगा, क्या आएगा, तो उसे देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों के यहाँ पे मिलेगा ट्रायोस फॉस्फेट। ट्रायोस फॉस्फेट आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो इसके रूप में आपको क्या देखने को मिलेगा, सुक्रोज मिल जाएगा, स्टार्च देखने को मिल जाएगा, और हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है ग्लूकोज। NCERT कहता है कि ग्लूकोज ही बनता है,
लेकिन अगर सिंपल सी बात, आप ग्लूकोज ना याद रख के आप ये याद रख सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट बनता है, वो कार्बोहाइड्रेट कुछ भी बन सकता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो ट्रायोस फॉस्फेट है, अब हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा RUBP जो है फिर से बन जाए, तो क्या करना पड़ेगा? थर्ड प्रोसेस हम लोगों को करना पड़ेगा रीजनरेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ पुनरुद्भवन। अब देखो, किसी का दांत अगर आपने तोड़ दिया हो मक्का मार के, तो उसका क्या करना पड़ेगा? ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट करने के लिए क्या पैसा लगेगा? नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और क्या हमारी एनर्जी भी लगेगी? क्या बेचारे को उठा के ले जाना पड़ेगा, वो रोएगा लेकिन फिर भी ले जाना पड़ेगा, दुख होगा, दर्द होगा, पैसा लगेगा, लेकिन फिर भी ले जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि रीजनरेशन में भी हम लोगों को पैसा लगेगा, पैसा या पैसा बोल सकते हो आप। फिर ATP टूटेगा तो क्या बनेगा? ADP मैंने लिखा नहीं है पर लिख सकते हैं, और साथ में क्या लिखेंगे हम लोग? IP, तो ये बन जाएगा। और फिर जैसे ही रीजनरेशन होगा तो फिर से क्या बन जाएगा? RUBP। क्लियर है क्या यहाँ तक के? लगभग मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, तो इसको अपन देखते हैं। तो क्या आपको अच्छा, इसको मैं लिख देता हूँ, इसको और क्या कहेंगे अपन? इसको कहेंगे यहाँ पे केल्विन चक्र या फिर साइकिल। देखो, साइकिल का मतलब क्या होता है? वो दो पहिए वाली साइकिल नहीं। साइकिल का मतलब क्या होता है? जो राउंड हो, कि जिससे कोई चीज़ अपन ने जहाँ से स्टार्ट की थी वहीं पे एंड हो जाए, तो उसको अपन कहते हैं साइकिल। ये बायोलॉजी वाली लैंग्वेज है। तो चलो अपन देखते हैं क्या क्या देखा अपन ने देखा कि कुछ वैज्ञानिक थे, अन्य पौधों पे इन्होंने शोध की, स्टडी की, तो इनको क्या पता चला कि यहाँ पे ओए मीन्स ओए कौन सा ओए? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कहाँ होता है? C4 वाले पौधे में। कौन सा चक्र चलता है? C4 पथ या पाथवे। फॉस्फोग्लिसरेट जिसको अपन पागल कह रहे हैं 3PGA, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? 3 कार्बन वाला है, कहाँ चलता है? C3 पथ में। इसी पथ को अपन ने आगे कंटिन्यू किया, ठीक है। इसको अपन C3 कहते हैं, या फिर अपन ने मेल्विन केल्विन पढ़ा था, तो उसी के नाम पे अपन ने क्या रख दिया? इसको केल्विन साइकिल। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि RUBP जो है, पहली बात तो ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा, कार्बन का प्राथमिक ग्राही कौन? राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट या फिर डाइफॉस्फेट, क्या कहते हैं इसको अपन? RUDP या फिर RUBP, ठीक है। तो क्या पता चला वैज्ञानिक को स्टडी करने पे कि यहाँ पे पहला जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही है वो कौन सा है? 5 कार्बन वाला है। लेकिन वो सदमे में जी रहे थे, उनको ऐसा लगा था कि कितने कार्बन वाला होगा? 2 वाला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कितने कार्बन वाला मिला उन्हें? 5 कार्बन वाला। उनको क्या पता चला कि ये जो 5 कार्बन वाला प्रोडक्ट है वो क्या है? एक प्रकार की कीटो शुगर है। अब अपन ने क्या देखा कि यहाँ पे जैसे ही CO2 आई, तो अब क्या हुआ? एक एंजाइम है RUBP कार्बोक्सिलेज, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? अपने साथ बांध लेगा। लेकिन अपन ने ये बोला कि RUBP के पास एक और जो है फीचर्स है या गुण है उसके पास, क्या? ऑक्सीजनेस का, कि ये ऑक्सीजन को भी अपने साथ जो है बांध सकता है। तो इसी के नाम पे अपन ने क्या नाम दे दिया इसे? RUBP कार्बोक्सिलेज या फिर ऑक्सीजनेस। ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी जोड़ सकता है और ऑक्सीजन को भी। एक और नाम क्या दिया अपन ने इसको? रुबिस्को। रुबिस्को की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मिलने वाला जो एंजाइम है वो क्या है? रुबिस्को है। तो इसके बाद अपन ने बात की कि इसने क्या कर लिया? CO2 को अपने साथ जो है बांध लिया। तो जैसे ही कार्बोक्सिलेशन हुआ, तो पहली प्रोसेस याद रखना, क्या? कार्बोक्सिलेशन हुआ तो 6 कार्बन वाला अस्थायी यौगिक बना, स्थायी नहीं है, ठीक है। इसका H2O के साथ अपघटन हो गया, टूट गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि याद रखना 3 कार्बन वाला जो है पागल बना। पागल के मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, कितने पागल थे? 2 पागल थे, ठीक है। 2 पागल थे मीन्स पागल के कितने अणु थे? 2। और मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि वो बड़े ही बेशरम थे। कैसे बेशरम थे? कि वो प्रथम स्थायी यौगिक थे, उन्हें कोई कितना ही डांट दे वो अपनी जगह स्थायी रहते थे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये पागल लोग, अब क्या हुआ? इनका क्या होगा? रिडक्शन होगा, ठीक है। रिडक्शन का मतलब टूटना। तो तोड़ोगे किसी चीज को तो क्या लगेगा? एनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, कितनी एनर्जी लगी? 2 ATP लगे प्लस
क्या लगे 2 NADPH। क्लियर है यहाँ तक के। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे ATP का उपयोग कहाँ पे हुआ, फास्फोराइलेशन के लिए। NADPH का उपयोग कहाँ पे हुआ, अपचयन के लिए। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जैसे ही रिडक्शन हुआ तो रिडक्शन के दौरान हम लोगों को प्रोडक्ट के रूप में क्या मिला, ट्रायोस फॉस्फेट। ट्रायोस फॉस्फेट यानी क्या, सुक्रोज, स्टार्च और ग्लूकोज। अब हम लोग यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हमको क्या करना है, ये जो RUBP है फिर से बनाना है, क्योंकि हम तो क्या पढ़ रहे हैं, साइकिल। तो क्या करना पड़ेगा, रीजनरेशन। मैंने बोला अगर किसी चीज को तोड़ दोगे और उसको फिर से जोड़ने की कोशिश करोगे तो फिर से क्या लगेंगी, ATP। तो ATP से टूटेंगी तो क्या बनेगा, ADP प्लस IP और फिर से क्या बन जाएगा, RUBP। अब पूरे चक्र में जो है 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। CO2 का प्रथम ग्राही कौन है, RUBP के क्या फीचर्स हैं, स्थायी प्रोडक्ट कौन सा है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे एनर्जी कितनी लगी, कि यहाँ पे आपको ATP कितने लगे और NADPH कितने लगे और कितने खर्च हुए। क्लियर है यहाँ तक के। तो चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, मोबाइल पे मत लग जाना। कि हम लोगों ने बोला कि जो C4 पाथवे है उस पे जो है प्रथम स्थायी प्रोडक्ट कौन सा बनता है, OA। ठीक है, C3 की बात करें तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, प्रथम स्थायी कौन सा बनेगा, पागल। पागल के कितने मॉलिक्यूल बने थे, 2। तो अपन ने बात की थी कि जो CO2 का जो प्रथम ग्राही है कौन है, RUBP है। ठीक है, RUBP की बात करें तो अपन ने ये बात करी थी कि ये क्या है, एक प्रकार से कि कीटोस शुगर है। इसके बाद अपन ने बात की थी कि जो है एक एंजाइम आया था रुबिस्को कार्बो, यानी मीन्स क्या कह सकते हो उसको, RUBP कार्बोक्सिलेज। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या किया उन्होंने, कार्बोक्सिलेशन किया, क्या बना, स्थायी प्रोडक्ट। 2 पागल बने, मीन्स पागल के कितने मॉलिक्यूल बने, 2। रिडक्शन हुआ, एनर्जी लगी, कार्बोहाइड्रेट बना, उसके बाद फिर से रीजनरेशन हुआ। तो अब अपन इसमें देखते कि कितनी एनर्जी हमारी खर्च हुई। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, एक नोट लिखना है आपको 2000 रुपए का। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, नोट में क्या लिखना है कि अगर एक CO2 किसी चक्र में प्रवेश करे, मीन्स कि अगर एक CO2 का फिक्सेशन अगर होगा तो क्या होगा, फिक्सेशन होगा तो हमें जो है, फटाफट बताओ कितने ATP लगेंगे, अरे बताओ कितने, 3 ATP। कितने NADPH लगे थे, 2। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे सर आवाज़ तो जाती नहीं है, हम बोल के भी क्या फ़ायदा। तो ठीक है, मैं भी बोलता नहीं हूँ कि आवाज़ मेरी भी पता नहीं जाए या ना जाए। चलो तो हम लोग की बात करें, 2 ATP तो हमारे कहाँ बने थे, रिडक्शन वाले फेस में। एक कहाँ बना था, लगा था अपने को रीजनरेशन करने में, और रिडक्शन में ही अपने को क्या लग गए थे, 2 NADPH लग गए थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। और कौन सा नोट याद रखना है, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर 6 CO2 का फिक्सेशन अगर हमें करना हो, या फिर आपको क्वेश्चन आएगा कि फॉर्मेशन ऑफ 1 C6H12 और O6। अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे सर ये क्या लिख दिया केमिस्ट्री में, तो बायो में इतनी केमिस्ट्री तो आती है। इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं ग्लूकोज। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए या 6 जो है CO2 फिक्सेशन के लिए कितने ATP लगेंगे, बताओ फटाफट। थोड़ी सी मैथमेटिक भी पढ़ ले हम लोग, जिसको गणित कहते हैं अपन। करो 2 दूनी 4, 5, 6 ऐसा उंगलियों पर नापो। चलो कैसे नापेंगे, मैं भी भूल गया हूँ कैसे नापेंगे। एक CO2 प्रवेश किया तो कितने लगे, 3। 6 करेंगे तो 6 का इसमें क्या कर दूंगे, इंटू कर दूंगे। 6 एकम 6 दूनी 12, छतरी वाला, छतरी नहीं, बरसात वाला छतरी। छतरी कितना हो जाएगा, 18। तो कितने ATP बन जाएंगे, लगेंगे हमको 18। अब वही वाला फॉर्मूला, हमको NADPH कितने लग रहे, 2। तो कितने लगेंगे, 6 दूनी 12, हम लोगों को लग जाएंगे 12 NADP। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, सॉरी NADPH। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं
जैसे ही ये दोनों अंदर जाते हैं, अंदर मतलब रूम के अंदर नहीं, कहाँ पे, चक्र के अंदर, तो क्या होता है, यहाँ पे चक्री फास्फोरिलीकरण संपन्न कराने का कारण है। तो आपको ये याद रखना है कि बिना एनर्जी के कुछ नहीं होता है और बिना पैसे के भी कुछ नहीं होता है। तो हमको एनर्जी लगेंगी ही लगेंगी। अगर आपको चक्रीय फास्फोराइलेशन कराना है तो इतनी एनर्जी लगेंगी। अब क्वेश्चन ये आता है, एक ग्लूकोज बनाने के लिए आपको 18 एटीपी लगेंगे और जो है 12 NADPH लगेंगे। ग्लूकोज का मतलब क्या होता है, एनर्जी। इसलिए बोलते हैं कि दिन भर बग 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 हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी एनर्जी लगती है और एनर्जी मीन्स ग्लूकोज लगता है और ग्लूकोज इतनी मेहनत से बनता है। चलो तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट पर CO2 मॉलिक्यूल फिक्स्ड। क्या तो लिख दिया सर इंग्लिश में, तो चलो समझते हैं इसको। एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होंगी पर CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने में, कि एक CO2 को फिक्स करने के लिए कितनी एनर्जी हम लोगों को लगेंगी, तो वो भी देख लेते। अच्छा, अब ये मत बोलना कि सर पहले पढ़ा चुके हैं, मुझे मालूम है बहुत इंटेलिजेंट हो तुम लोग, पहले देख चुके हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन जो है प्रोसेस से आ जाता है। तो एक तो प्रोसेस अपन ने पढ़ी थी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। दूसरी प्रोसेस अपन ने पढ़ी थी रिडक्शन, तीसरी पढ़ी थी अपन ने रीजनरेशन। अब अपन बात कर लेते हैं टोटल की, कि टोटल हम लोगों को एनर्जी कितनी लगेगी। अब फटाफट बताओ, कार्बोक्सिलेशन में कितनी एनर्जी लगी थी हम लोगों को? अपने को लगी थी नील। ये कौन सी होती है नील एनर्जी? नील का मतलब कुछ भी नहीं लगी थी। रिडक्शन के लिए कितनी एनर्जी लगी थी, मीन्स कितने एटीपी लगे थे? 2 एटीपी लगेंगे। रीजनरेशन के लिए हम लोगों को 1 एटीपी लगा। टोटल कितने एटीपी लगे अपने को? 5। 2 और 1 कितना है? 5। कितने एटीपी होते हैं 2 और 1? 3। तो 3 एटीपी हम लोगों को मिल गए। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कार्बोक्सिलेशन के लिए कुछ भी नहीं लगा। रिडक्शन के लिए कितने NADPH लगे? 2 NADPH। 2। रीजनरेशन के लिए लगे थे क्या? नहीं। तो टोटल कितने NADPH लगे? 2 NADPH, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर कोई चीज़ अंदर जाती है, चलो थोड़ा सा अच्छे से इसको बॉक्स को बना लेते हैं, तो बाहर क्या मिलता है हमें? बाहर कौन सी चीज़ निकलती है? तो चलो ये देख लेते हैं। तो हम लोग बात करते हैं, अगर आपने 6CO2 को इंटर कराया, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। तो क्या आपको मिलेगा? 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है, एक ग्लूकोज को बनाने के लिए कितने CO2 की जरूरत पड़ेंगी? 6। तो आप क्वेश्चन ये कि एक ग्लूकोज को, अच्छा चलो अब नहीं बताता हूँ, इसको कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि एक ग्लूकोज को बनाने के लिए कितने चक्र की जरूरत होंगी। C3 चक्र जो है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपको बनाना है तो कितने चक्रों की जरूरत होंगी, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि 18 ATP अगर आपने इंटर कराया, मीन्स खर्च किए, तो क्या होगा? ये तो मालूम ही होगा, 18 ADP बन जाएंगे प्लस IP बन जाएंगे। 12 NADPH आपको लग जाएंगे इसमें, तो क्या होगा? किस में टूटेगा? ये 12 NADP में। बस यहाँ पे हमारी क्लास जो है एंड होती है। हम लोगों ने जो है मेल्विन केल्विन चक्र पढ़ लिया। ATP NADPH कहाँ यूज़ होता है, मेल्विन केल्विन ने कब स्टडी की थी, किस पे स्टडी की थी, किससे प्रयोग हुआ था, ये सारी चीज़ें जो है आप लोग एक बार अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। मेल्विन केल्विन चक्र देखा अपन ने, 3 प्रोसेस होती है, कितनी एनर्जी लगती है, क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या नहीं बनता है, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं।
अच्छा इसको एक बार समझ लें हम लोग कि एक CO2 प्रवेश किया तो 3 ATP और 2 NADPH लगा, ठीक है। अब वहीं अगर मैं बात करूं एक CO2 को करा और उसी की जगह 6 CO2 किया तो हमको एक ग्लूकोज मिलेगा, तो अपने को 18 ATP लग गया और 12 क्या लग गया NADPH। अब ये प्रोसेस बाय प्रोसेस कि किस प्रोसेस में एनर्जी खर्च हुई और किस में नहीं हुई, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना। तो इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ा भी इम्पैक्ट किया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो आपको मिलते रहें। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।